हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर एनटीटी एग्ज़ाम चैनल। तो हम अपनी ईवीएस पेडागोजी का चैप्टर 6 करेंगे। 5 चैप्टर्स हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो लेके माँ सरस्वती का नाम शुरू करेंगे आज के अपने अध्ययन को। मेथड्स ऑफ टीचिंग लर्निंग ईवीएस। अब हम जो टीचिंग लर्निंग कर रहे हैं अपनी क्लासरूम में ईवीएस की सब्जेक्ट पढ़ाते हुए, तो किन मेथड्स का यूज़ करें हमने पिछले चैप्टर में अप्रोचेस पढ़ी थी, जिसमें हमने एक्टिविटी बेस्ड अप्रोच पढ़ी थी और दूसरी कोऑपरेटिव बेस्ड अप्रोच पढ़ी थी, कोऑपरेटिव लर्निंग अप्रोच। अब हम मेथड्स पढ़ेंगे कि क्या क्या मेथड्स हम यूज़ कर सकते हैं। तो देखते हैं। सेलेक्टिंग एन अप्रोप्रिएट टीचिंग लर्निंग मेथड। सबसे पहले क्लासरूम में टीचर को टॉपिक को देखते हुए मेथड सेलेक्ट करना है कि कौन सा मेथड वो यूज़ करे, कौन सी विधि का चयन करे। तो ये किस बात पर निर्भर करता है? 2 की फैक्टर, 2 घटकों पर निर्भर करता है। नेचर ऑफ कंटेंट और लर्निंग स्टाइल ऑफ योर स्टूडेंट, कि आपके बच्चे सीखते किस तरीके से हैं और जो आप पढ़ा रहे हैं, जो कॉन्टेंट आप पढ़ा रहे हैं वो उसका नेचर किस तरीके से है। तो ये 2 फैक्टर्स मैटर करते हैं आपके मेथड को चूज करने के लिए। प्रेफर्ड लर्निंग स्टाइल ऑफ योर स्टूडेंट्स, जैसे कोई लेफ्ट एंड राइट ब्रेन थिंकर्स होता है, ऑडिटरी कोई सुनकर ज़्यादा सीखता है, कोई देखकर, कोई काइनेस्थेटिक लर्नर होता है करके सीखता है, कोई एक्टिविस्ट होता है, कोई रिफ्लेक्टर, थ्योरिस्टिक एंड प्रैग्मेटिक मतलब प्रैक्टिकल करके सीखता है। तो ये सभी फैक्टर्स हैं, बच्चा किस तरीके से क्लासरूम में सीखता है। नेचर ऑफ कंटेंट देख लिया और लर्निंग स्टाइल ऑफ योर स्टूडेंट्स, दोनों पॉइंट्स याद रखेंगे। एनसीईआरटी जो ईवीएस की बुक है उसका शीर्षक क्या है? आसपास देखना। द ऑब्जर्वेशन मेथड। अब हम अपना फर्स्ट मेथड शुरू कर रहे हैं। हमारा क्या है? ऑब्जर्वेशन मेथड क्या है? नाम से आपको क्या प्रतीत हो रहा है? ऑब्जर्वेशन मेथड मतलब बच्चा अपने आसपास ऑब्जर्व करेगा, उसके बेस पर लर्निंग करवाना। देखते हैं। आइंस्टाइन ने propounded the theory of relativity by observe the clock of crutch and sitting in team। देखते हैं क्या कह रहे हैं। आइंस्टाइन ने सापेक्षता का सिद्धांत गिरिजाघर की गाड़ियों का परीक्षण कर दिया तथा अपने कार्यस्थल पर ट्राम में बैठकर परीक्षण ने ही जेम्स वॉट को भाषा की शक्ति का एहसास दिलाया। ऑब्जर्वेशन इज द बेसिस ऑफ लर्निंग एंड डिस्क्रिएशन। मतलब जो ऑब्जर्वेशन मेथड है उसका मतलब समझ गए आप क्या है? इसमें बेफालतू की कहानी लिखी हुई है आपको कंफ्यूज करने के लिए। कंफ्यूज नहीं होना, ऐसा कुछ नहीं आने वाला पेपर में। ऑब्जर्वेशन मेथड क्या है? जिससे आपकी लर्निंग होती है और आप समझ पाते हैं कि क्या अंतर है चीजों में। जो इंपॉर्टेंट होगा मैं आपको बताऊंगी। यूजिंग ऑब्जर्वेशन मेथड। अब ऑब्जर्वेशन मेथड को यूज कैसे करना है भाई, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सबसे पहले प्लानिंग एंड प्रिपरेशन फॉर ऑब्जर्वेशन। टीचर क्लासरूम में पहले प्लानिंग करके आए कि उसे क्लासरूम में आज बच्चों को क्या ऑब्जर्व करवाना है। एक्चुअल ऑब्जर्वेशन कंडक्ट करना, फिर एनालाइज और इंटरप्रिटेशन करना। इंटरप्रिटेशन मतलब अनुमान लगाना, फिर जनरलाइज करना रिजल्ट को, और फिर एंड में द टूल यूज्ड फॉर ऑब्जर्वेशन। क्या क्या यूज टूल करते हैं हम, टूल्स यूज ऑब्जर्वेशन के थ्रू। ये 4 मेथड्स हैं ऑब्जर्वेशन मेथड को यूज करने के। प्लानिंग एंड प्रिपरेशन, एक्चुअल ऑब्जर्वेशन, एनालाइज एंड इंटरप्रिटेशन और जनरलाइज द रिजल्ट। अब कौन से टूल्स हैं? प्रीवियसली यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। हमारी वर्कशीट्स, शेड्यूल्स, चेकलिस्ट, रेटिंग स्केल्स एंड स्कोर कार्ड्स। बिना कुछ सोचे समझे इस चीज को रट लो गाइज कि हमारे ऑब्जर्वेशन मेथड के कौन कौन से टूल्स हैं। वर्कशीट, शेड्यूल, चेकलिस्ट, रेटिंग स्केल एंड स्कोर कार्ड। अब क्या एडवांटेज है? नॉर्मल सी बात है। कोई एडवांटेज क्या होगी? एनकरेज चिल्ड्रन टू एक्सप्लोर देयर एनवायरनमेंट, अपने एनवायरनमेंट को एक्सप्लोर कर पाएगा। डेवलप ऑब्जर्वेशन स्किल्स, डेवलप होगी। ऑब्जर्वेशन मेथड है तो ऑब्वियस सी बात ऑब्जर्वेशन स्किल डेवलप होगी। एनकरेज स्टूडेंट टू सी, थिंक, एस्टेब्लिश कनेक्शंस। द स्टूडेंट आर एबल टू इन्फर सिमिलरिटीज। क्या क्या सिमिलरिटीज हैं चीजों में, क्या क्या डिफरेंसेज हैं उनको देख पाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना किस मेथड में सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस को बच्चा समझ पाता है। तो उस टाइम आप कंफ्यूज हो जाएंगे, तो ऑब्जर्वेशन मेथड में ऐसा होता है। द एक्वायर नॉलेज इज फ्रॉम रियल टू एंड कंक्रीट सिचुएशन एंड ऑब्जेक्ट। रियल ऑब्जेक्ट से वो जो भी लर्निंग है उसको एक्वायर कर रहा होता है। सेटिस्फाइड एंड डेवलप क्यूरियोसिटी ऑफ द स्टूडेंट्स। तो आपका ऑब्जर्वेशन मेथड कंप्लीट हो गया है। अब हम देखेंगे यहाँ पे क्रिएटिव एक्सप्रेशंस। देखो गाइज ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, यहाँ से फैक्चुअल क्वेश्चंस उठ के आते हैं। क्रिएटिव एक्सप्रेशंस, रचनात्मक अभिव्यक्तियाँ। सम आइडियाज फॉर क्रिएटिव एक्सप्रेशंस क्या क्या है हमारे? पोएट्री, रीडिंग, राइटिंग। अब नॉर्मली एग्जाम में आ गया आपका राइटिंग एक क्रिएटिव एक्सप्रेशन है। बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, लगा के भी नहीं आएंगे कि राइटिंग लिखना एक क्रिएटिव एक्सप्रेशन है। मेकिंग पोस्टर्स,
कोलाजेस, एडवर्टाइजमेंट, परफॉर्मिंग आर्ट, ड्रामा, प्ले, स्किट्स, मॉडल मेकिंग, पपेटरी। तो ये सारे हमारे क्या हैं, क्रिएटिव एक्सप्रेशंस हैं। ग्राफिक आर्ट, मूवमेंट एंड डांस और म्यूजिक। आपको ये याद होनी चाहिए। पोएट्री, रीडिंग एंड राइटिंग दोबारा इसलिए करवा रही हूँ कि याद हो जाए। मेकिंग पोस्टर्स, कोलाजेस, एडवर्टाइजमेंट, परफॉर्मिंग आर्ट, ड्रामा, प्ले, स्किट्स, मॉडल मेकिंग, पोपेट्री, ग्राफिक आर्ट्स, मूवमेंट एंड डांस, म्यूजिक। यहाँ पे मैंने थोड़ा थोड़ा लिखा भी है इनके बारे में। पपेट्री में क्या होता है, पर्यावरण से जुड़े हुए संदेश दिए जाते हैं पपेट्री के थ्रू। पपेट्री आपने देखी होगी ना, कठपुतलियाँ। राइटिंग में कविता, गीत, नाटक, कहानी, लेख इत्यादि लिखने के लिए दिए जाते हैं। ग्राफिक आर्ट्स में क्या हो जाएगा, हमारा स्कल्पचर, जो मूर्तिकार है। और टेकिंग फोटोज, पोस्टर बनाते हैं, बैनर बनाते हैं, कोलाज बनाते हैं। म्यूजिक में संगीत के भावों के द्वारा भावों को प्रभावशाली ढंग से अभिव्यक्त किया जा सकता है। मूवमेंट एंड डांस में क्या आ जाएगा, हमारे मूक कलाएं अक्सर बच्चों को वह अभिव्यक्ति करने के लिए प्रेरित करती है जहां वह बोलना नहीं चाहते। मतलब बच्चा, वो एक्टिंग नहीं होती, दमशराज देखा होगा आपने, जिसमें एक्टिंग के थ्रू ही पता लगाना होता है आपको मूवी का नाम, गाने का नाम, ऐसे कुछ। तो ये मूवमेंट और डांस में आ जाएंगे। तो क्रिएटिव एक्सप्रेशंस होप आपको याद हो गए होंगे। अब क्रिएटिव एक्सप्रेशंस का ईवीएस में क्या रोल है। क्रिएट, स्टिमुलेट लर्निंग, लर्निंग को स्टिमुलेट करता है, उजागर करता है। ये पॉइंट्स यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है। सामाजिक संरचनात्मक सिद्धांत एनसीएफ 2005 द्वारा 5 तथा पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम का आधार वाक्य है। एनसीएफ 2005 तथा पर्यावरण अधिगम का आधार वाक्य क्या है, सामाजिक रचनात्मक सिद्धांत होना चाहिए। मतलब सोशल क्रिएटिव प्रिंसिपल पर बेस्ड होनी चाहिए ईवीएस। अब क्रिएटिव एक्सप्रेशन क्या है ईवीएस में, क्रिएटिविटी इन रिस्पॉन्स टू सोशल, कल्चर एंड एनवायरमेंटल इशू। Creativity enhance ability to manage change. Creative expressions can be very useful in developing the affective domain. Affective domain मतलब हर्ट से रिलेटेड इमोशंस बच्चे को संभालने आ जाएंगे, यूज करने आ जाएंगे। रचनात्मक अभिव्यक्ति बच्चे को भावात्मक पक्ष का विकास करने में काफी मदद करती है। एग्जाम्पल, चप्पल की मोहर। अब ये एग्जाम्पल क्रिएटिव एक्सप्रेशन का दिखा रहे हैं यहाँ, ये भावनात्मक डोमेन से रिलेटेड नहीं है। मतलब एग्जाम्पल क्या है क्रिएटिव एक्सप्रेशन का, कि चप्पल की भी मोहर बना दी भाई, एक क्रिएटिविटी चीज है। अब टिप्स फॉर फैसिलिटेटिंग क्रिएटिव एक्सप्रेशन, अब टिप्स दी हैं। प्रमोट क्रिएटिव एक्सप्रेशन इन स्मॉल ग्रुप्स में आप क्रिएटिव एक्सप्रेशंस कराएं, इंपॉर्टेंट है। ये क्या लिखा हुआ है मैंने, देखते हैं। ईवीएस की सामग्री में क्या क्या है जगह, हमारी पेन, ग्लू, ब्रश, कलर तक सीमित नहीं होना चाहिए। इसमें मिट्टी, प्राकृतिक वस्तु, नाटक, वाद्य यंत्र, कपड़े भी शामिल होने चाहिए। याद रखना, लिखा है तो कुछ इंपॉर्टेंट होगा कि ओनली पेन, ग्लूज, ब्रश इज ही ईवीएस की सामग्री नहीं है, उसमें वाद्य यंत्र, मिट्टी, कपड़े, नाटक सब इंक्लूड है। Provide choices for creative expression medium such as visual art, creative drama, music and movement according to student skills and interest. मतलब बच्चे को चॉइस करने दे कि वो किस चीज को यूज करना चाहता है। एनकरेज टीम वर्क, टीम वर्क को इनकरेज करे इन स्मॉल ग्रुप्स। गिव इंडिविजुअल अटेंशन टू ईच, बच्चे पर इंडिविजुअल अटेंशन दे। हेल्पफुल इन बिल्डिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड क्रिएटिव थिंकिंग स्किल। Create a non-stressed and non-competitive atmosphere in the class. ऐसा एनवायरनमेंट बनाना है कि बच्चे पर स्ट्रेस ना हो, कि वो बच्चा अच्छा कर रहा है, आप नहीं कर पा रहे हो, उस बच्चे में ये क्रिएटिविटी आप में नहीं है। तो ऐसा स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट नहीं बनाना, कोई कॉम्पिटिशन टाइप एटमोसफेयर नहीं बनाना। क्रिएट अ फुलफिल्ड लर्निंग एनवायरनमेंट फॉर द चिल्ड्रन। अब स्मॉल ग्रुप डिस्कशन हमारे 2 पॉइंट्स हो चुके हैं। ऑब्जर्वेशन मेथड और क्रिएटिव एक्सप्रेशंस हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम स्मॉल ग्रुप डिस्कशंस के बारे में पढ़ेंगे। बज ग्रुप, स्मॉल ग्रुप को क्या कहते हैं, बज ग्रुप भी कहते हैं, याद रखना, ठीक है, क्योंकि थोड़ा हटके पॉइंट है। अब बज ग्रुप इज अ स्मॉल ग्रुप कंसीडर्ड फॉर 3 to 6 पर्सन। याद रखना, बज ग्रुप को ही स्मॉल ग्रुप कहते हैं। और बज ग्रुप कितने पीपल्स का होता है, 3 to 6। बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीवियसली क्वेश्चन पूछा गया है पीआरटी के एग्जाम में। और उन्हें एक मुद्दा या समस्या चर्चा के लिए दी जाती है। इन बच्चों को एक कोई प्रॉब्लम दे दी जाएगी जिस पे वो चर्चा करेंगे, डिस्कशन करेंगे और थोड़े ही समय में उससे जुड़ा कार्य दिया जाएगा। सामान्यतः हर बस समूह अपना रिकॉर्ड करके बड़े समूह के सामने पेश करेगा, ठीक है। स्टेप टू ऑर्गेनाइज स्मॉल ग्रुप डिस्कशन। अब क्या स्टेप्स हैं स्मॉल ग्रुप में डिस्कशन करने के बच्चों के।
टीचर ऑर्गेनाइज द क्लास इनटू स्मॉल ग्रुप्स ऑफ 4 to 6 मेंबर्स। अब बच्चों का अगर डिस्कशन करवा रही हैं टीचर तो स्मॉल ग्रुप्स रखें। इस चैप्टर में स्मॉल ग्रुप की बात हुई है, 3 to 6 या 4 to 6, मतलब देख लेना आंसर के अकॉर्डिंग होने चाहिए। द टीचर अनाउंस अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्वेश्चन टू द ग्रुप। टीचर बच्चों को अनाउंस करेगा क्या प्रॉब्लम है, जो भी स्टेटमेंट बच्चों को यूज करनी है, जो क्वेश्चन है। दूसरा, ग्रुप आर प्रोवाइडेड 10 to 15 मिनट्स फॉर डिस्कशन। याद रखना है ये समय सीमा बताई गई, इसलिए हाईलाइट भी किया मैंने कि 10 से 15 मिनट का ही समय देना चाहिए स्मॉल ग्रुप में डिस्कशन के लिए। समूह का हर सदस्य इस कथन के संबंध में अपने विचार रखता है, इसके बाद समूह के सभी सदस्य उस पर चर्चा करते हैं, बहस होती है, विचार बदलते हैं इत्यादि। मतलब हर एक बच्चा अपना डिसीजन देता है और एंड में सबके डिसीजन को मिला के एक कंक्लूजन निकलता है। इस प्रकार सर्जित विचारों, अन्य बिंदुओं, मतों के पुनरीक्षण, संगठन तथा रिकॉर्ड करने के लिए प्रत्येक समूह कुछ समय लगाता है। ईच ग्रुप रिपोर्ट टू द एंटायर क्लास। प्रत्येक समूह पूरी कक्षा के सामने अपनी रिपोर्ट पेश करता है। अप्रोप्रिएटनेस फॉर ईवीएस। अब अप्रोप्रिएटनेस मतलब ईवीएस के लिए जो ये स्मॉल ग्रुप डिस्कशन है वो कितना अप्रोप्रिएट है, कितना उपयुक्त है, देखते हैं। ईवीएस इज अ मल्टी डिसिप्लिनरी एरिया। ईवीएस का है मल्टी डिसिप्लिनरी, क्यों? क्योंकि इसमें ईवीएस भी है, सोशल साइंस भी है, हमारी सिविक्स, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ये सब कुछ इंक्लूडेड है, इसलिए इसे मल्टी डिसिप्लिनरी एरिया कहा गया है। ग्रुप डिस्कशन आर इफेक्टिव इन ब्रेकिंग सब्जेक्ट बाउंड्री। अगर हम ग्रुप डिस्कशन करवा रहे हैं बच्चों को, स्मॉल ग्रुप बना के 3 to 6 बच्चों को, तो ये क्या सब्जेक्ट की बाउंड्री से बच्चों को बाहर भी सोचने के लिए प्रोत्साहित करता है, तो ग्रुप डिस्कशन बेहतरीन है। दूसरा पॉइंट, इन कॉम्प्लेक्स सोशो इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल सिनेरियो नो सिंगल आंसर सेम टू सेटिस्फाई। जो ईवीएस है उसमें एक सिंगल आंसर सेटिस्फाई नहीं हो सकता, तो इसलिए आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की क्षमता बच्चे को डिस्कशन मेथड के थ्रू ही आती है। डिफरेंट व्यू पॉइंट टू द सेम कंसर्न। एक कंसर्न है और उसके लिए डिफरेंट व्यू पॉइंट है, बेस्ड ऑन डिफरेंट बिलीव, प्रायोरिटीज, कल्चर एंड कॉन्टेक्स्ट। डेवलप डाइवर्जेंट थिंकिंग। डाइवर्जेंट थिंकिंग पता होगा आपको, विभिन्न दिशाओं में सोच पाना, आउट ऑफ द बॉक्स। रिफ्लेक्टिव थिंकिंग, रिफ्लेक्ट करके देखना, जो सोचा उसको दोबारा रिफ्लेक्ट करना। लिसनिंग एबिलिटीज एंड इंटरपर्सनल स्किल्स आर डेवलप होती हैं बच्चों में। तो ये हमारे अप्रोप्रिएटनेस है डिस्कशन मेथड की इन ईवीएस। टीचर का क्या रोल है? फैसिलिटेटर हो, बैलेंस्ड ग्रुप बनाए, 10 to 15 मिनट का डिस्कशन का समय दे, क्या कैसे वाले प्रश्न बच्चों से पूछे। डू नॉट फियर साइलेंट। साइलेंट से नहीं डरे, अगर बच्चे चुप होकर कुछ सोच रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं। मैनेज करना है प्रोसेस को भी और कंटेंट को भी। अब हम दूसरा मेथड पढ़ेंगे, प्रोजेक्ट्स फॉर ईवीएस। प्रोजेक्ट से आप क्या समझते हैं कि ईवीएस में, चलो देखते हैं क्या लिखा हुआ है। परियोजना भी समूह कार्य है, मतलब जब हम प्रोजेक्ट देते हैं बच्चे को तो वो भी एक ग्रुप में ही होता है, प्रोजेक्ट दिया जाता है, जो वास्तविक जीवन की क्रियाओं से जुड़ा हुआ है, जिसमें किसी उभरती हुई या महसूस हुई समस्या को सुलझाने या किसी उपयोग या उद्देश्य कार्य करने के लिए किया जाता है। बच्चों को एक प्रोजेक्ट देते हैं, उस पर 3-4 या जितने भी बच्चों का ग्रुप बनाया जा रहा है, 4 से 5 बच्चों का, वो उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करके टीचर को देता है। अब प्रोजेक्ट में कुछ भी हो सकता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए प्रोजेक्ट दिया जा सकता है, या किसी भी सर्वे के लिए दिया जा सकता है, कुछ भी प्रोजेक्ट हो सकता है, कोई भी काम कंप्लीट करने का प्रोजेक्ट हो सकता है। अकॉर्डिंग टू किलपैट्रिक, सबसे पहले प्रोजेक्ट जो मेथड दिया था उसके जन्मदाता कौन है? विलियम्स किलपैट्रिक, याद रखना। अब किलपैट्रिक ने क्या कहा प्रोजेक्ट मेथड के लिए? अ प्रोजेक्ट इज अ वोल हार्टेड पर्पसफुल एक्टिविटी प्रोसीडिंग इन अ सोशल एनवायरनमेंट। परियोजना एक पूरे दिल से की जाने वाली उद्देश्यपूर्ण क्रिया है जो सामाजिक पर्यावरण में संपादित होती है। तो याद रखना, किलपैट्रिक ने ही प्रोजेक्ट मेथड को दिया था और उसने प्रोजेक्ट मेथड के लिए क्या कहा है, ये डेफिनेशन एग्जाम में पूछी जा सकती है। अब स्टेप्स क्या है? प्रोजेक्ट मेथड के 3 स्टेजेस हैं। प्री एक्टिविटी स्टेज। प्री एक्टिविटी स्टेज में क्या होता है? स्टेटिंग अ प्रॉब्लम दी जाती है, प्लानिंग ऑफ द वेरियस एस्पेक्ट, इनिशिएट द प्रोजेक्ट टीम, रिपोर्ट, मतलब रिपोर्ट, रोल्स एंड टास्क दिए जाते हैं, मतलब प्री एक्टिविटी स्टेज होती है ये।
परियोजना की समस्या तथा उसके उद्देश्य कथन चुनिए, परियोजना के विभिन्न पक्षों को निर्धारित करना, परियोजना टीम को दक्षित करना, मेलजोल बढ़ाना, भूमिका एवं कार्य बांटना। अब एक्टिविटी स्टेज में प्री एक्टिविटी, एक्टिविटी और फिर पोस्ट एक्टिविटी स्टेज होती है। अब एक्टिविटी स्टेज में क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ सोर्सेज, प्लानिंग एंड वर्किंग आउट द ऑर्गेनाइजेशनल डिटेल्स ऑफ द प्रोजेक्ट, वेरियस एक्टिविटी एंड टास्क एग्जीक्यूट। पोस्ट एक्टिविटी, बस आपको ये याद रखना है कि प्रोजेक्ट मेथड की 3 स्टेजेस हैं, प्री एक्टिव, एक्टिविटी और पोस्ट एक्टिव। ठीक है, ज़्यादा चीज़ों को खुद उलझाने की ज़रूरत नहीं होती बेफालतू में, आपका टाइम वेस्ट होगा, मैं पढ़ाती रहूँगी, वीडियो और लंबी हो जाएगी। विजिट्स फॉर लर्निंग, अब जो हमारे विजिट्स करवाते हैं हम ईवीएस में, जैसे कि पार्क का बच्चों को विजिट करवा रहे हैं, बैंक का करवा रहे हैं, जू का करवा रहे हैं, तो उनका क्या रोल है ईवीएस में। विजिट्स टू जू, गार्डन, पार्क एंड म्यूजियम आर पार्ट ऑफ स्कूल लाइफ। A walk around the school ground or neighbor, a visit to a local historical monument, a trip to a museum, factory, public office, जहाँ बच्चे को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। Provide rich and opportunity for first hand exposure. स्पेस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सेवरल स्किल्स, के लिए स्पेस मिलता है, बच्चे बहुत ऑब्जर्व करते हैं, इन्वेस्टिगेशंस करते हैं, मॉनिटरिंग करते हैं, मैपिंग करते हैं, कलेक्ट डाटा, एनालाइज, तो बहुत सारी चीज़ें बच्चे विजिटिंग के थ्रू सीख रहे होते हैं। वर्कशीट्स कैन हेल्प टू गाइड पार्टिसिपेट टू ऑब्जर्व मोर नीली, मतलब वर्कशीट अधिगम को और विस्तार से समझने में मदद करती हैं। एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए इंपॉर्टेंट मार्क कर रखा है। अब स्टेप्स क्या है सक्सेसफुल विजिट के लिए। सबसे पहले सेटिंग गोल, गोल सेट करो कहाँ विजिट करना है, फिर प्लानिंग करो प्रोग्राम की कि किस तरीके से कौन क्या चीज़ें मैनेज करेगा, फिर ब्रीफ करो बच्चों को क्या डूज क्या करना है, क्या डोंट्स क्या नहीं करना वहाँ पे। आफ्टर द विजिट, विजिट करने के बाद द स्टूडेंट शुड बी असेंबल्ड बैक, एक साथ उनको फिर से असेंबल्ड करना है इन वन प्लेस। अ ब्रीफ ओरल फीडबैक, फिर एक ओरल फीडबैक देना है, मे बी टेकन ऑन द स्पॉट, स्पॉट के वहीं पे जब पिकनिक एंड हो रहा है एंड में, ताकि बच्चे उस चीज़ का फीडबैक ले सके कि यहाँ पे आने का क्या बेनिफिट रहा, क्या क्या चीज़ें हमने ऑब्जर्व की, क्या चीज़ कैसे होनी चाहिए। फिर इवेल्युएटिंग द परफॉर्मेंस, एजुकेशनल गोल अचीव्ड और नॉट, क्या एजुकेशनल गोल जो हमने उस विजिट के लिए निर्धारित किए थे मिले या नहीं मिले। फील्ड विजिट इन 3 स्टेजेस, 3 स्टेजेस में होता है फील्ड विजिट, प्लानिंग, कंडक्टिंग द ट्रिप, पोस्ट फील्ड ट्रिप। याद रखना फील्ड विजिट की भी 3 स्टेजेस हैं, जिस तरीके से प्रोजेक्ट मेथड की 3 स्टेजेस थी। अब हम एक्सपेरिमेंट फॉर टीचिंग लर्निंग इन ईवीएस, एक्सपेरिमेंट का क्या रोल है। एक्सपेरिमेंट लैटिन भाषा के टू ट्राई शब्द से बना है, कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप स्थापित करने में एक्सपेरिमेंट में हेल्पफुल होता है। कारण क्या है और उसका प्रभाव क्या है, एक्सपेरिमेंट करके ये पता चलता है। एक्सपेरिमेंट के थ्रू बच्चे एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ पाते हैं, जो चीज़ों को वो देख नहीं सकते। इन हेल्पिंग डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, बीइंग एबल टू हाइपोथेसिस, अनुमान लगा सकते हैं और डिस्कवर करते हैं। इन एनहेंस द स्किल ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड एनालिटिकल थिंकिंग, इन प्रोवाइडिंग प्रैक्टिकल नॉलेज, इन एनेबलिंग चिल्ड्रन अप्लाई टू थ्योरेटिकल नॉलेज गेन्ड, जो थ्योरेटिकल नॉलेज गेन की है उसको प्रैक्टिकली अप्लाई कर पाते हैं एक्सपेरिमेंट के थ्रू। जैसे कोई चीज़ क्लासरूम में थ्योरी वाइज बच्चे को पढ़ाई गई कि ये चीज़ ऐसे होती है, ये चीज़ ऐसे होती है, अब बच्चे ने उस थ्योरी को पढ़ा, एक्सपेरिमेंट किया तो इम्प्लीमेंट करके देखा। जब पढ़ा था तो वो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग में सोचा गया था, फिर उसको जब देखा हुआ करते हुए तो उस चीज़ को समझ पाया, कि अनुमान लगा पाया, साइंटिफिक टेम्पर डेवलप हुआ, ऑब्जर्वेशन कर पाया, एनालिटिकल सोच पाया। नॉर्मल है ये पॉइंट्स, आप एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे हो, ये आपको पता है सारे पॉजिटिव पॉइंट्स हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये भी एक मेथड है। प्रॉब्लम सॉल्विंग में कुछ नहीं है, बच्चे को टीचर प्रॉब्लम प्रोवाइड करेगी, बच्चे को वो सॉल्व करके देनी है। तो इसके स्टेप्स ही इंपॉर्टेंट हैं, क्या क्या स्टेप्स होते हैं, एक ना एक 2 स्टेप्स मिस कर देगा या फिर पूछ लेगा कौन से स्टेप में ये वाली चीज़ आएगी। तो देख लेते हैं। फर्स्ट क्या हमारा, आइडेंटिफाई, अंडरस्टैंड एंड डिस्क्राइब द प्रॉब्लम। सबसे पहले बच्चे को आइडेंटिफाई करना है, अंडरस्टैंड समझना है प्रॉब्लम है क्या। दूसरा, डिफाइन द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को डिफाइन करना, परिभाषित करना। इसके लिए बच्चों को पहचानी गई समस्या के बारे में कुछ छानबीन व सूचना एकत्रित करनी पड़ सकती है। प्रॉब्लम को देखना है क्या। फिर फैक्ट फाइंड, फैक्ट ढूंढने हैं, अगर आवश्यकता पड़े तो आवश्यक क्षेत्र, सर्वे, प्रयोग, चर्चा, फिर से प्रयोजना की जा सकती है। फिर एनालाइज द प्रॉब्लम, को एनालाइज करना है, डाटा एकत्रित करना है, इन्हें समझना तथा समस्याओं के समाधान, वैकल्पिक समाधानों तक आने के लिए चर्चा करना, समूह की सहमति के आधार पर।
सिंपल सी बात है। फर्स्ट, आइडेंटिफाई, अंडरस्टैंड, डिस्क्राइब द प्रॉब्लम। सेकंड, डिफाइन द प्रॉब्लम। थर्ड, फाइट फैक्ट फाइंडिंग, फिर एनालाइज द प्रॉब्लम एंड देन डिस्कशन द पॉसिबल स्ट्रेटेजी फॉर चिल्ड्रन। अगला चरण है समस्या को सुलझाने के लिए क्रिया योजना के विकास करना, प्रयोग की जाने वाली पद्धति एवं समूह के अनुसार बदल देना। डिस्कशन करना, प्रॉब्लम थी क्या, किस तरीके से सॉल्व किया, क्या स्टेप इम्प्लीमेंट करने चाहिए, फिर अंत में इवेल्युएट द रिजल्ट को इवेल्युएट करना। समाधान पर पहुंचने के बाद यह महत्वपूर्ण है कि परिणामों को मूल्यांकन यह जानने के लिए किया जाए कि दी गई समस्या का समाधान समस्या को सुलझाने के लिए कारगर है, कि जो हमने समाधान प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ढूंढा है वो इस प्रॉब्लम को अच्छी तरीके से सॉल्व करता है। तो हमारा चैप्टर हो गया है फिनिश। 6th भी इम्पोर्टेंट था, हमें मेथड्स बताए गए थे, 5-6 मेथड्स आपने किया, ऑब्जर्वेशन, एक्टिविटी, एक्सपेरिमेंट, विजिट, प्रोजेक्ट मेथड, बहुत सारे। और होप आपको चैप्टर समझ आ रहा होगा, चीज़ों से आप गुजर रहे हैं कि हाँ ये चीज़ें हैं हमारी ईवीएस पेडागोजी में इस तरीके से पूछी जा सकती हैं। क्वेश्चंस करेंगे तो आपको और क्लियर होगा, और जब प्रीवियस ईयर में जब आप इन चीज़ों से क्वेश्चन देखेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा कि हाँ जो मैं पढ़ रहा हूँ वो कहीं ना कहीं बहुत हेल्पफुल है। तो मिलते हैं 7th चैप्टर में। पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड कर दे रही हूँ, जो बच्चे टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं वहाँ पे जुड़ जाएं, वहाँ पे हर एक इम्पोर्टेंट अपडेट आपको पीडीएफ और सारी चीज़ें टाइम टू टाइम अपडेट की जाती है एनटीटी के रिगार्डिंग। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय।